नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपीएससी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, यूएनए इस क्लास का नाम है। यूएनए का मतलब है उत्तराखंड न्यूज़ एनालिसिस। इस क्लास में हम लोग क्या देखते हैं, जो दैनिक समाचार होते हैं या फिर हमारी समसामयिक होते हैं, अखबारों की कटिंग होती है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, उस चीज़ को हम क्या है यहाँ पर डेप्थ में डिस्कस करते हैं और उनसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप सी के फैक्ट निकालते हैं, जो हमारे ग्रुप सी लेवल पे एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। आपने देखा होगा आजकल आयोग क्या है, न्यूज़पेपर की कटिंग होगी या फिर इधर-उधर से आयोग की जो मैगज़ीन छपती है या फिर कोई किताब होती है, तो उनसे क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो उन सभी का डेटा हम लोग आपके लिए लाते हैं और वहीं से आप लोगों के लिए क्या है, उनसे क्वेश्चन बनाते हैं या फिर देखते हैं कि किस तरीके से हमारे ग्रुप सी में वो आ सकता है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ये है, इसको आपने जरा सा भी मिस नहीं करना है। क्यों मिस नहीं करना है, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। जो आज की क्लास है, ये मैं लेकर आया हूँ एक सरकारी जो मैगज़ीन होती है या फिर हम डायरी बोलें उसे। सरकार में सचिवालय में क्या होता है, एक डायरी छपती है जिसमें ऑथेंटिक डेटा लिखा जाता है, सरकार की तमाम योजनाएँ होती हैं उसमें या फिर जो भी हमारी ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, अगर आपको इसका सोर्स चाहिए कि कहाँ से मैं रेट लगाऊँ, तो इस जो मैं आपको ये पीडीएफ दूँगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसमें क्या है, इसमें जो डेटा है वो ऑथेंटिक डाटा है। यहाँ पर आप लोग को क्या है, बिल्कुल ही ऑथेंटिक डाटा मिलेगा। उससे निश्चिंत रहिएगा आप, ये सरकारी किताब से लाया हुआ डाटा है। हाल ही में आपने देखा था, मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया हुआ था कि उत्तरा 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो काफ़ी लोगों ने उसका क्या है 1,96,000 करा था, जो कि पिछला डेटा था। तो इस बार जो है अपडेटेड है। आगे मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चों को वहाँ पे डाउट क्लियर कर दिया था कि किस तरीके से बताया गया कि उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो इतनी है। तो अगर आप क्लास में बने रहेंगे तो आपको जानने को मिलेगा जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं देखा अभी भी, कम्युनिटी टैब में जाइएगा, वहाँ पर मैंने पोल कराया था। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे कमेंट भी किया है और उसके बाद मैंने लोगों को टेलीग्राम में इसका साक्ष्य भी दिया है। तो आप भी क्लास में बने रहिएगा। इस क्लास में हम लोग जानेंगे सरकारी जो फैक्ट हैं, जो डेटा है सरकारी हमारे पास, उसके आंकड़ों के हिसाब से इस समय चल क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तस्वीरों में आप यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी आपको दिख रहे होंगे। ये तस्वीर तब की है जब नरेंद्र मोदी जी जो है उत्तराखंड दौरे पर आए थे। उन्होंने क्या करा, यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाओं का शिलान्यास किया। सबसे पहले मैं बात करूँ उन्होंने कौन सी योजना का शिलान्यास किया, तो केदारनाथ रोपवे काफ़ी चर्चित ही रहा था, आपने सुना होगा। इसी के साथ-साथ उन्होंने हेमकुंड रोपवे का भी शिलान्यास किया। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ केदारनाथ रोपवे का। आप सभी को पता है केदारनाथ अगर बात करें तो 4 धामों में से एक है। यहाँ पर क्या है, मोदी जी ने एक रोपवे का शिलान्यास किया था, जो कि गौरीकुंड से केदारनाथ तक है। आप सभी को पता है गौरीकुंड से केदारनाथ तक क्या है, पैदल यात्रा में करनी पड़ती है। आपने देखा होगा ना, केदारनाथ जो है हमारे एनएच 107 पर बसा हुआ है। अगर यहीं पर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन आपका यहीं पे हो गया, केदारनाथ किस पर है, एनएच 107 पर हो जाएगा हमारा केदारनाथ। तो यहीं पर क्या है कि गौरीकुंड से हमें केदारनाथ तक पैदल जाना पड़ता है। उसी को देखते हुए मोदी जी ने यहाँ पर क्या करा, मतलब सरकार ने क्या करा, रोपवे का निर्माण करने का निर्णय लिया। जिस रोपवे की अगर मैं लंबाई की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल लंबाई इसकी होगी 9.7 किलोमीटर। यानी अगर मैं बात करूँ 9.7 किलोमीटर की लंबाई होने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। हाल ही में निर्मित हुआ केदारनाथ रोपवे की लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई है 9.7 किलोमीटर। यहीं पर मैं बात करूँ इसकी लागत कितनी है, तो 1267 करोड़ रुपए का ये बनने वाला है। ठीक है, 1267 करोड़ रुपए इसकी लागत आने वाली है। और इसी के साथ साथ 25 मिनट में क्या है, इसका पूरा सफर पूरा हो जाएगा। यानी 25 मिनट लगेंगे आपको मात्र गौरीकुंड से केदारनाथ जाने में। यहीं पर बात करूँ इसका कार्य कब तक पूर्ण होगा, तो 2026 सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है, तब तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूँ इसमें स्टेशन कौन कौन से होंगे, तो गौरीकुंड एक इसमें स्टेशन होगा, चारबीसा इसमें स्टेशन होगा, लिंचोली इसमें स्टेशन होगा और केदारनाथ इसमें स्टेशन होगा। तो 4 टोटल इसमें स्टेशन होंगे। ठीक है, तो स्टेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेशन कितने होंगे इसमें, 4 स्टेशन होंगे। और इसी के साथ साथ मैं बात करूँ इसमें लाभ क्या होगा, कि अभी पैदल मार्ग 16 किलोमीटर लंबा है, इसमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। रोपवे से यह मात्र 25 मिनट में पूरा होगा। तो जैसा कि यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है, जो पैदल मार्ग है 16 किलोमीटर का है, जिसमें 5 घंटे लगते हैं। तो रोपवे बनने के बाद क्या है, वो आपका रास्ता जो है 25 किलोमीटर का हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, इस चीज को आप क्या है नोट कर सकते हैं, या इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। साथ ही साथ बात करें हेमकुंड रोपवे की, तो हेमकुंड रोपवे भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, सरकार ने क्या किया था, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक इसका निर्माण कराया जाएगा। तो इसकी जो कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं हेमकुंड रोपवे की, अगर हेमकुंड रोपवे की बात आ जाए तो सबसे लंबा अभी तक का ही रोपवे हो जाएगा, 12.4 किलोमीटर का रोपवे होने वाला है। इसकी टोटल लंबाई है 12.4 किलोमीटर। यहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी लागत, तो इसकी कुल लागत जो है लगभग 1163 करोड़ रुपए है। 1163 करोड़ रुपए इसकी लागत हो जाएगी। साथ ही साथ इसका और इसमें क्या है कि 45 मिनट में सफर पूरा हो जाएगा। मतलब जो गोविंद घाट से आपका हेमकुंड तक का सफर है मात्र 45 मिनट में हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है आंकड़ों में कि 1200 यात्री प्रति घंटा दोनों तरफ कार्य पूरा होने तक, बाद में 2200 यात्री प्रति घंटा की संभावना है। मतलब काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर यात्री क्या है ऊपर नीचे जा पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेशन बताया गया है, फिर से गोविंद घाट इसका स्टेशन होगा, पुलना, भिवडार और घंगरियाली, हेमकुंड। यानी टोटल इसमें स्टेशन की बात करूँ 1 2 3 4 5, तो इस यहाँ पर टोटल स्टेशन कितने होने वाले हैं, यहाँ पर स्टेशन जो होंगे 5 स्टेशन होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि हाल ही में निर्मित हुआ हेमकुंड रोपवे में कितने स्टेशन है, तो 5 स्टेशन इसमें हो जाएंगे। आपको ये भी नोट करना है। साथ ही साथ इसका जो कार्य पूर्ण का लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2026 तक रखा गया, यानी 2026 तक क्या है, सरकार इसका कार्य पूर्ण कर लेगी। यहीं पर मैं बात करूँ इसका लाभ क्या है, तो अभी गोविंद घाट से हेमकुंड जाने के लिए 1.5 दिन लगता है, रोपवे से यह सफर मात्र 45 मिनट में हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितनी जो सुविधा इस रोपवे से होने वाली है। तो एग्जाम दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन साथ ही साथ आप क्या, अगर कभी हेमकुंड जा रहे हो या आपके रिलेटिव जा रहे हो, कोई लोग भी जा रहे हो, तो उन लोग के लिए भी काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो अगर आपको ये पता होगा तो अपने बता सकते हैं कि हाल फिलहाल में क्या है, सरकार 2026 तक उसमें रोपवे निर्माण कर लेगी, जिससे आपका जो 1.5 दिन का पैदल का सफर है मात्र 45 मिनट में हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब मोदी जी यहाँ पर देहरादून आए थे तो उन्होंने धामी जी के साथ मिलकर क्या किया था, काफी योजना का शिलान्यास किया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, देखिए 12वें बोलने से मतलब है कि कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि धामी जी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, तो व्यक्तिगत क्रम में 11वें नंबर के, लेकिन मुख्यमंत्री के क्रम में 12वें नंबर के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर हैं, ये क्या कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं काफी शिलान्यास का। तो उन्होंने हाल ही में क्या किया था, जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण। तो जोशीमठ जो काफी चर्चाओं में रहा था, देखिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जोशीमठ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस बार, चाहे वो ऐसा मिल जाए कि जो चमोली है किस भूकंप जोन में आता है, चाहे वो जोशीमठ से लेकर कोई भी हो, चाहे वहां पे मठ हो, कुछ भी हो, तो जोशीमठ से रिलेटेड आपको हर एक फैक्ट देखते हुए जाना है। क्यों? क्योंकि यूएनए वाली क्लास में हम यही देखते हैं, जो चर्चित टॉपिक रहते हैं उनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी तक मैंने क्या है, काफी सारी क्लासेस करा दी यूएनए की। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर प्लेलिस्ट आ रही होगी आई बटन में, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि यूएनए की क्लास जो मैंने कराई है अभी तक, सारी वो इंपॉर्टेंट क्लास है, उन क्लासों को आप देख सकते हैं। वहां पर क्या हमने योजनाओं को कराया हुआ है, आपके आई बटन में आ रहा होगा योजना वाली क्लास। तो आप यहाँ से जाकर इसके वीडियो को चलने के बाद क्या है, योजना वाली क्लास देख सकते हैं, जो चर्चित योजनाएं रही थी। आपने क्या देखा था, कनिष्ठ में क्वेश्चन आया था जमरानी बांध के ऊपर। तो जमरानी बांध को ही उसने क्यों पूछा, उसका रीजन ये था कि हाल ही में क्या हुआ, जमरानी बांध को पीएम कृषि योजना के तहत शामिल किया गया है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कभी ये नहीं पूछेगा आपसे करंट अफेयर, आप कितने भी पढ़ लो, लिमिटेड करंट अफेयर आते हैं 4-5, लेकिन जो करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं उनसे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसीलिए हमने इस क्लास को नई तरीके से शुरू किया है। पूरे यूट्यूब में क्या है, हम लोग इस क्लास को एक यूनिक तरीके से करा रहे हैं जिसका नाम है उत्तराखंड न्यूज एनालिसिस यूएनए, ठीक है। तो इस क्लास का एक उद्देश्य है कि आप लोगों को क्या है, हर एक चीज करंट अफेयर तो पढ़ाई जाएगी, साथ ही साथ आपको एक हर एक टॉपिक डेप्थ में कराया जाएगा। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर जोशीमठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण की। अगर मैं इसकी बात करूँ लंबाई की, तो कुल लंबाई इसकी हो जाएगी 61.64 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 61.64 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और जो इसकी लागत है 422 करोड़ रुपए इसकी लागत है, चौड़ीकरण की अनुमानित लागत, ठीक है। जिससे लावंती गांव होंगे, नीति होगी, मलारी होगी, गमसाली, और इसकी समय सीमा कितनी है, जनवरी 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2025 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो जोशीमठ मलारी राजमार्ग का चौड़ीकरण है। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने और क्या किया था, माणा पास, ठीक है, माणा पास का एनएच का चौड़ीकरण किया था। जो माणा पास है राजमार्ग, उसका चौड़ीकरण किया था। यहाँ पर क्या है, माणा से खस्तोली सॉरी, और देवताल से माणा पास, यहाँ पर इतना टोटल होने वाला है। और इसकी जो लंबाई होगी, इसकी कुल लंबाई होगी, ठीक है। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 51 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और यहीं पर इसकी लागत कितनी है, 574 करोड़ इसकी लागत है। और इसकी अनुमानित जो वर्ष है कंप्लीट होने का, वो हो जाएगा 2027 तक इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा हुआ है सरकार ने। तो सभी ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपका कैसे भी आ सकता है कि हाल ही में चौड़ीकरण हुआ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ की लंबाई कितनी है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पर 61.64 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। तो इस चीज को भले ही आप याद ना करें, एक बार आप ये क्लास देख लेंगे ना, तो आपको क्या है, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत अगर ऑप्शंस के साथ खेलने के लिए एक आपको हिंट मिल जाएगा। बढ़ते हैं हमारी अगले दैनिक समसामयिक की ओर। तो अगला है हमारे पास, यह देखिए यहाँ पर, सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव। तो हाल ही में आप सभी को पता है कि धामी जी, देखिए उत्तराखंड के सीएम धामी जी ने क्या करा था, जो सीमा पर बसा हमारा गांव है, आज तक हम क्या है, हम बोलते हैं माणा भारत का अंतिम गांव है। हमने बोला ना, माणा क्या है, भारत का अंतिम गांव है, या फिर अंतिम चाय की दुकान है। काफी फेसबुक पर आपने फोटोज देखी होंगी, काफी लोग जाते हैं, जो जितने भी लोग घूमने जाते हैं स्टेटस पर लगाते हैं भारत की अंतिम चाय की दुकान। तो इसी चीज को क्या है, जो पुष्कर धामी जी हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने क्या कहा कि अंतिम गांव की बजाय हम लोग इसे क्या बोलेंगे, आज से भारत का प्रथम गांव, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर साफ साफ कथनों में, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी का कथन, माणा गांव भारत का अंतिम गांव नहीं बल्कि देश का प्रथम गांव है, को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सहारा और कहा कि सीमा पर बसा हर गांव देश का प्रथम गांव और प्रथम रक्षक है। तो कभी कभी डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, उल्टे सीधे क्वेश्चन जो बनाता है ना, वो इसी टाइप से बनाता है कि यहाँ पर धामी जी ने क्या कहा था, जो उत्तराखंड का बसा हर एक गांव अंतिम गांव, वो भारत का अंतिम गांव नहीं, वो पहला गांव है। तो इस चीज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारा था और कहा था, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है, जो देश की सीमा पर बसा हर एक गांव देश का प्रथम गांव है, ठीक है, और प्रथम रक्षक भी है। तो ये कथन किसका था, पुष्कर सिंह धामी जी का कथन था। साथ ही साथ यहाँ पर पुष्कर धामी जी आप देख सकते हैं चित्रों में, तो ये क्या कर रहे हैं, स्थापित होता कानून राज। तो यहाँ पर क्या है, अपने आपको धामी जी कहीं ना कहीं बता रहे कि इन्होंने काफी सारे कानून जो है पास किए। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या दिया गया है, देवभूमि आबो हवा बिगाड़ने वाले हर शख्स के विरुद्ध सख्त सशक्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो अब पता नहीं ये कैसा चल रहा है, आप सभी को पता है, इसके बारे में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं। बाकी दूसरा चीज यहाँ पर बताया गया, इसमें अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाकर कठोरतम कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध संपत्ति को जब्त किया जाएगा। तो फिर ये सीधा सीधा यहाँ पर ये कह रहे हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, देवभूमि में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 विकसित किया गया है। समस्त प्राप्त शिकायतकर्ताओं को गंभीरता से एक्शन लिया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार जो नंबर है उत्तराखंड का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है भ्रष्टाचार नंबर। एक क्वेश्चन आपका हो गया, भ्रष्टाचार नंबर, भ्रष्टाचार जो मुक्त ऐप उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च की है, भ्रष्टाचार मुक्त ऐप, और इसका नंबर क्या है, 1064 इसका नंबर हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये है, इस चीज को आपको नोट करना है, एक ग्रुप सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो आगे सुशासन और यहाँ पर संवेदनशीलता, तो कुछ यहाँ पर बताया गया है सुशासन, ठीक है, किस तरीके का जो सुशासन है राज्य ने स्थापित करने की कोशिश की है। सबसे पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पर समान नागरिक संहिता पर बड़े कदम, सीमित समिति द्वारा ड्राफ्ट पर मंथन। तो जो आप हाल ही में पता है क्या हुआ, धामी सरकार ने क्या करा, उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी जो गठन है इसके लिए कमेटी बनाई है। यानी यूसीसी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हम इसे हिंदी में क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता। यानी यहाँ पर क्या है, समान नागरिक संहिता के लिए सरकार कोशिश करी है इसको लाने की। तो फिलहाल क्या है, इसकी एक समिति बनाई गई है जो इसका अध्ययन कर रही है। तो कुछ टाइम बाद समिति जब अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो इसका जो है गठन कर दिया जाएगा। दूसरे अगर मैं बात करूँ
भ्रष्टाचार रोकने हेतु भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 सभी शिकायतें गंभीरता से एक्शन। तो भ्रष्टाचार मुक्त ऐप का क्या हो जाएगा नंबर 1064, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तीसरा, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम डैशबोर्ड, उत्कर्ष। तो यहाँ पर क्या है, हाल ही में सरकार ने, आपने देखा होगा ना, समस्त उत्तराखंड के जो सरकारी पोर्टल है उनको एक मंच पर लाने के लिए अपनी सरकार पोर्टल चलाया। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि समस्त सरकारी पोर्टलों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार ने क्या चलाया, अपनी सरकार पोर्टल चलाया। इसमें क्या है, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, ई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट अब ये डिजिटली अब आप अपने फोन से क्या है, अपनी सरकार पोर्टल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको सारे जो प्लेटफॉर्म है एक ही एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से सरकार ने यहाँ पर क्या किया, ई पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। साथ ही साथ सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905, तो ये इंपॉर्टेंट है, सीएम हेल्पलाइन नंबर, सीएम हेल्पलाइन नंबर कितना हो जाएगा, 1905 हो जाएगा। और इसका सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शिता व्यवस्था। तो सीधी सीधी यहाँ पर सरकार अपनी तारीफें कर रही है। तो सरकारी डेटा है तो ऑब्वियस सी बात है सरकार अपनी तारीफ करेगी, लेकिन ये एग्जाम दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिरी पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ पर कहा गया है जनता से मिलकर समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश। तो सीधा सीधा यहाँ पर क्या है, अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए कि जनता का कार्य जो है जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर संवेदनशीलता में बताया गया है, आपदा महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना प्रारंभ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर क्या है, सीएम बालाश्रय योजना किस चीज के लिए है, आपदा महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना। हाल ही में आपने देखा कि चमोली में क्या हुआ, भयंकर भूस्खलन हुआ। उससे क्या हुआ, काफी लोगों के क्यों है, मतलब घर वगैरह उसमें भूस्खलन में समा गए, काफी लोगों की क्षति हुई घरों के। तो बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई, किसी ने अपने माँ बाप खोए, किसी ने बच्चे खोए। तो तमाम देखिए, माँ बाप के लिए तो क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन जो बच्चों के लिए यहाँ पर सीएम धामी जी ने क्या किया है, मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना। यानी यहाँ पर क्या है, बालाश्रय योजना के तहत 1 से लेकर 12वीं तक जिन बच्चों ने आपदा महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना, यानी 1 से 12वीं तक जो अनाथ बच्चे हैं उनकी शिक्षा मुफ्त हो जाएगी बालाश्रय योजना के तहत। तो बालाश्रय योजना का संबंध आ जाएगा तो छात्रों से हो जाएगा निःशुल्क शिक्षा से। तो डायरेक्ट आपके लिए यहाँ से एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये पॉइंट को आपको नोट करना है, बाकी इसकी पीडीएफ में बता चुका हूँ आपको। देखिए किस तरीके से आपने देखा होगा ना, हम टेलीग्राम में लगातार क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर हम क्या है, अपनी न्यूज़पेपर्स की कटिंग आपके लिए डालते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर कटिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर भी हम अपडेट डालते हैं। तो टेलीग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ का क्विज कराते हैं, आपको डेली न्यूज़पेपर्स की कटिंग देते हैं, ताकि इससे क्या है, आप लोग जो है समसामयिक के अच्छे से पढ़ पाएं। बात समसामयिक की नहीं है, मैंने आपको बताया ना किस तरीके से क्या है, बहुत सारे टॉपिक है हमारे, करंट अफेयर 4-5 देगा, लेकिन उसी से रिलेटेड आपकी क्या है, कोई क्वेश्चन बना देगा। मान लीजिए अभी क्या है, कॉर्बेट बांध चर्चा में है, तो कॉर्बेट बांध चर्चा में किस लिए है कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मान लीजिए यहाँ पर क्या है, चीते लाए गए, ठीक है, कॉर्बेट पार्क में चीते लाए गए। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कॉर्बेट हाल ही में किस राष्ट्रीय पार्क में चीते लाए गए। अब कॉर्बेट चर्चा में तो आपसे पूछ सकता है कि कॉर्बेट का क्षेत्रफल कितना है। तो कॉर्बेट के बारे में आपको डिटेल जितनी है, चाहे कॉर्बेट के द्वार कौन कौन से हैं, स्थापना कब हुई थी, इसका हेली नाम कब था, या फिर इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो इस तरीके से क्या है, आपको कॉर्बेट के बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ये हम आपको पढ़ाते हैं यूएनए वाली क्लास में। यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे फेसबुक में हम लोग साझा करते हैं अपनी कटिंग्स वगैरह। आपको पता ही है कि जिस तरीके से टारगेट यूपीएससी का पेज है, सर के द्वारा यहाँ पर क्या है, करंट अफेयर शेयर किए जाते हैं। देश के सबसे बड़े पढ़े लिखे 5 राज्य, इस टाइप के करंट अफेयर आपको वहाँ देखने को मिलते हैं डेटा सहित। साथ ही साथ ऑनलाइन आपकी क्या है, जो कम्युनिटी टैब है, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पर आप लोग आंसर देते हैं और करेक्ट आंसर जो हम लोग पिन कर देते हैं। तो इससे क्या है, आपका डबल रिवीजन हो जाता है। तो तमाम जितने भी कोशिश हो सकती है हमारी साइड से आप लोग के लिए करी जा रही है। देखिए किस तरीके से हम न्यूज़पेपर्स की कटिंग वगैरह अपने ग्रुप में शेयर करते हैं लगातार। इससे क्या है, कहीं ना कहीं आपको फायदा होता है। तो बढ़ते हमारी क्लास की ओर। तो अगला पॉइंट यहाँ पर कहा गया है, उत्तराखंड में वृद्ध अवस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ। तो वृद्ध पेंशन अवस्था, ठीक है, हाल ही में सरकार ने क्या किया है, वृद्धों को पेंशन दी जाएगी। इसमें राशि कितनी है, 1000 रुपये की राशि है। तो यहाँ पर क्या है, जो वृद्ध चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों को ही पेंशन मिलेगी अब। और उसमें क्या है कि 1000 रुपये का प्रावधान किया गया है। तीसरा पॉइंट है इसमें, वृद्ध अवस्था विधवा व दिव्यांग पेंशन की राशि में वृद्धि। तो यहाँ पर जो विधवा है या फिर वृद्ध अवस्था में है या दिव्यांग जनों को जो पेंशन मिलती है, उसमें क्या की गई है, सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है। आंगनबाड़ी और आशा बहनों को मानदेय में बढ़ोतरी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए पेंशन में वृद्धि। प्रदेश में लोक कलाकारों के मानदेय को दुगना। तो ये थोड़ा बहुत पॉइंट थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बता दूं, यहाँ पर पुष्कर धामी जी को आप चित्रों में देख सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लकड़ी के साथ कुछ जलाकर इससे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या खेल रहे हैं, तस्वीरों में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री आवास लोक पर्व इगास के शुभ अवसर पर पारंपरिक नृत्य और पहला के साथ परंपरागत रूप से मानते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं होमवर्क के तौर पर पूछना चाहूंगा। होमवर्क क्या, अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पॉज करिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जो भैला खेला जाता है किस लकड़ी से खेला जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो इसका आंसर दे दीजिएगा, नहीं तो जिसका आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि और बच्चे भी इस चीज को समझ पाए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जी जो है इगास पर्व पे, सबसे पहले बात करूँ इगास पर्व का, आपको पता है माधव सिंह भंडारी के उसमें मनाया जाता है कि कहा जाता है, ऐसा ऑथेंटिक मैं इस चीज की कोई पुष्टि नहीं करता हूँ, किताबों में मैंने भी पढ़ा था, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी एडिशनल जानकारी के लिए बता दूं। शायद मेरे ख्याल से मानसा या माधव सिंह भंडारी, मानसा के लिए कहा गया था जब वो तिब्बत युद्ध पर गए थे, तो काफी दिन बाद वो लौटे थे। तो 10-11 दिन बाद वो लौटे थे। जब वो लौटे थे तो उनके लौटने पर क्या है, एक दिवाली के पर्व के रूप में गढ़वाल की जनता के द्वारा मनाया, ये धूमधाम से उनके लौटने को मनाया गया था। तो इसी तर्ज पे क्या है, इगास का वहां पे शुभारंभ हुआ। तो वहीं से क्या है, इगास की शुरुआत हुई। तो आपने देखा होगा ना, अक्सर इगास क्या है, दिवाली के 10 या 12 दिन बाद आता है। तो इसी कारण जब मानसा जो है तिब्बत पर, हमें सबको पता है दापा तिब्बत पर जब मानसा क्या कर रहे होते हैं, आक्रमण कर रहे होते हैं, वहां दापा तिब्बत से स्वर्ण कलश छीन कर लाते हैं
उसके बाद उन्हें आने में क्या हो जाती है, लेट हो जाती है, 10-12 दिन बाद वो आते हैं और उनके आते ही क्या होता है, यहाँ पर धूमधाम से स्वागत कराया जाता है, उसे इगास पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो कि दिवाली के 10 या 11 दिन बाद आता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मैंने बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, तो अब पता नहीं कितना भ्रष्टाचार मुक्त है, फिलहाल तो अब दिख ही रहा है, अब आगे की देखना है कि सरकार किस तरीके से इस पर पारदर्शिता से काम करती है। तो नागरिकता केंद्रित परियोजनाएं, अपनी सरकार पोर्टल मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या है, अपनी सरकार पोर्टल में सरकार समस्त परियोजनाओं को एक मंच पर लाने के लिए क्या है, अपनी सरकार पोर्टल इन्होंने लॉन्च की है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया गया है, एक सरकार के माध्यम से संचालित 75 सेवाओं को अध्ययन करने के लिए कुल 254 नई सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से विकसित किया गया है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अपनी सरकार पोर्टल आपको पता लग गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर क्या कह रहा है, अपनी सरकार के माध्यम से संचालित 75 सेवाओं को अध्ययन करने के लिए 254 नई सेवाओं को अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से विकसित किया गया है। तो कितनी सेवाओं को, 254 सेवाओं को यहाँ पर विकसित किया गया है अपनी सरकार पोर्टल में। तो इस चीज को आप डायरेक्ट यहाँ पर फैक्ट बन सकता है ग्रुप सी में कि कितनी सेवाओं को यहाँ पर अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से विकसित किया गया है, 254 को। देखिए ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो ऊपर ऊपर मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इधर उधर भागते हैं करंट अफेयर के लिए, लेकिन ये करंट अफेयर हमारे आसपास ही होता है। तो यही डेटा को मैं क्या है सबमिट करके आप लोग के लिए लाया हूँ। इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, तुरंत जाइए टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए और वहां पर आपको क्या है कुछ टाइम बाद इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया, सरकार ने विकसित किया गया है, साथ ही 173 महत्वपूर्ण जन केंद्रित सेवाओं का लिंक भी अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से एकीकृत किया गया है। इन सेवाओं को स्व लॉगिन, ई डिस्ट्रिक्ट एवं सीएससी केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया कि अपनी सरकार पोर्टल में क्या है, डायरेक्ट आपको जो एक पोर्टल में अगर सारी सेवाएं मिल जाएंगी, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको मान लीजिए पर्यटन की साइट में जाना है, डायरेक्ट आपको वहीं पे मिल जाएगी, आपने वहीं क्लिक करा, पर्यटन साइट में पहुंच गए। तो सभी ये सिंपल सा है, इसको ज्यादा वो नहीं देखते हैं। बाकी अपनी सरकार पोर्टल एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप नागरिक सेवा हेतु एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर उत्तराखंड राज्य नागरिक अपनी सरकार पोर्टल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगी। तो अपनी सरकार पोर्टल काफी प्रमोट करा था सरकार ने इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कितनी सेवाओं को सरकार विकसित कर रही है, 254 मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सेवाएं सरकार इसमें क्या कर रही है, विकसित कर रही है, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर डार्क लेक, देखिए DARC, डार्क लेक में से कहूंगा, ठीक है। तो DARC लेक क्या है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया ना, डार्क लेक क्या है। देखिए ये क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये पूछ सकता है इस बार। देखिए DARC लेक क्या है, अब यहाँ पर क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम लेक मतलब झील समझेंगे सीधा, कहीं हमारा दिमाग चल जाएगा, लेकिन इसका मतलब आपको बता दूं, एक केंद्रीकृत डेटा स्टोर प्लेटफॉर्म है जिसे GIS और ड्रोन डेटा स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पर मैंने सीधा सीधा लिख दिया है, DARC लेक क्या है, डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर GIS और ड्रोन डेटा स्टोर किया जाएगा, ठीक है, ड्रोन डेटा स्टोर किया जाएगा। तो ये चीज को आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या ड्रोन डेटा स्टोर किया करने के लिए डिजाइन किया गया यह मंच राज्य के ड्रोन परियोजनाओं में शामिल होने के लिए स्थानीय राज्य ड्रोन पायलटों को सूचीबद्ध करने में मदद कर रहा है और बाद में पायलटों द्वारा कैप्चर्ड और अपलोड किए गए डेटा को किसी भी विभाग द्वारा अपने उपयोग के लिए एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ड्रोन जो सरकार उड़ा रही है ना, अब ड्रोन का आजकल आपने यूज देखना अलग अलग चीजों पे हो रहा है। मान लीजिए सरकार ने एक ड्रोन यहाँ पर उड़ाया, यहाँ पर क्या करा सरकार ने, कॉर्बेट में जानवर की चाहे गिनती करना हो या फिर चाहे निगरानी रखनी हो कॉर्बेट के अंदर, या फिर मान लीजिए सरकार को पेड़ों की गिनती करनी हो, आजकल ये क्या है हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ड्रोन का। तो इससे क्या है, जो डार्क लेक में क्या है, मान लीजिए आपने क्या करा, कॉर्बेट के ऊपर ड्रोन उड़ाया, आपने सारा वहाँ का डेटा कलेक्ट करा, वहाँ पर कौन कौन सी नई स्पीसीज है, या आपको कोई नया जानवर दिख गया, या आपको दिख गया कि कुछ नई गतिविधियां वहाँ पर दिख गई, साथ ही साथ आपने ड्रोन कहीं देहरादून शहर में उड़ाया, कुछ और आपको दिख गया, तो तमाम जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा, वो डार्क लेक में स्टोर होगा। एक टाइप का क्या है, डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना क्लाउड होता है फोन में, आपने देखा होगा क्लाउड स्टोरेज होती है, या फिर आपका क्या है जीमेल में बैकअप के लिए होता है। इसी तरीके से जो DARC लेक है, यहाँ पर क्या है, आपका जो ड्रोन का डेटा है वो इकट्ठा होगा, जो कि कोई भी विभाग उसे एकत्रित कर पाएगा। यहीं पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट करना है नीचे कि जो हाल ही में सरकार द्वारा नई ड्रोन फैक्ट्री का, यहाँ पर जो ड्रोन फैक्ट्री है वो कहाँ लगाई जा रही है, उत्तराखंड के अंदर ड्रोन फैक्ट्री, ये मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया है। अगर आपने पढ़ा होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी इसका आंसर आप लोग को क्या है पिन कर दूंगा मैं फिर से, वही जिसका आंसर सही होगा दोनों, चाहे वो भैला किस लकड़ी से खिला जाता हो या ड्रोन फैक्ट्री कहाँ लगाई हो, दोनों आंसर को मैं पिन कर दूंगा, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आजादी के अमृतकाल में समान नागरिक संहिता एक बड़ी इबारत होगी। तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता सरकार ने इसको काफी अच्छे से क्या है एक प्रमोट किया हुआ है। यूसीसी, अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब आर्टिकल किसने में आती है, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में आती है, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 में कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन किया जाएगा। यहीं पर मैं बात करूं भारत में किस एक राज्य में है, ये गोवा में हो जाएगी, ठीक है। मात्र गोवा में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक गोवा में है, और दूसरा राज्य अगर उत्तराखंड से लागू कर देता है, फिलहाल तो क्या है ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इस पर मंथन हो रहा है, अगर उत्तराखंड से लागू कर देता है तो उत्तराखंड से लागू करने वाला दूसरा राज्य हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्य सचिव हमारे कौन है, SS सिद्धू जी हमारे मुख्य सचिव हो जाएंगे, इनके साथ यहाँ पर बैठे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं। समान नागरिक संहिता अन्य राज्यों के लिए भी अन्य राज्यों के लिए भी होगी अनुकरणीय। समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए पोर्टल वेबसाइट UCC.uk.gov का शुभारंभ किया गया। तो सरकार ने क्या है लोगों के लिए, अगर आप भी कोई सुझाव देना चाहें, आपके पास कोई व्यक्तिगत सुझाव हो, तो आप क्या सरकार को यहाँ इस पोर्टल के माध्यम से सरकार को सुझाव दे सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की पहल उत्तराखंड के निवासियों के लिए निवासियों के व्यक्तियों के नागरिकों के मामलों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक कानून तथा विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना और तमाम जो इतने यहाँ पर बताए गए, इनके लिए क्या है एक यूसीसी का गठन किया जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया किस आर्टिकल में यूसीसी आता है, ग्रुप सी में हमसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो
यूनिफॉर्म सिविल कोड से हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बता दूं, समान नागरिक संहिता आपने शायद मेरे ख्याल से पुलिस कांस्टेबल या पटवारी के एग्जाम में देखा था। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं बन गया था, इतने सारे आर्टिकल यही क्यों बना, ये इसलिए बना क्योंकि उत्तराखंड में क्या है, चर्चित मामला क्या चल रहा है, आपने सभी को पता है कि पिछले 1 डेढ़ साल से सरकार ने, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार आती है हम लोग क्या करेंगे, सिविल समान नागरिक संहिता कोड का गठन करेंगे। तो इसीलिए मुद्दा चर्चित था। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि उत्तराखंड में कितने सदस्यीय कमेटी है या कौन इसका अध्यक्ष है, उसने डायरेक्ट क्या पूछ लिया, कौन से आर्टिकल में है। तो इस टाइप से घुमा के पूछता है, इसी को हम यूएनए वाली क्लास में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चार धाम यात्रा का सफल आयोजन, लगभग 46 लाख श्रद्धालु ने किए दर्शन। तो यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फैक्ट मिल गया, ठीक है। तो अगर पूछेगा 2021 में, ठीक है, 2022 में, सॉरी 2021-22 में, 2021 और 22, ठीक है, तो 22 एंड 21-22 में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, तो लगभग 46 लाख श्रद्धालुओं ने क्या किए, चार धाम के दर्शन किए। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, 46 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ सरकार ने अपने यहाँ पर बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला। पता नहीं कौन वो 20,000 लोग हैं, इस बारे में मैं भी ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो 20,000 लोगों को सरकार ने रोजगार दिया। फिलहाल तो हम सभी लोग क्या है, उत्तराखंड में बेरोजगार हैं। तो यहाँ पर जिसको रोजगार मिल भी गया तो उसको नियुक्ति नहीं मिल रही है, जिसको मिल चुका है तो उसकी भर्तियां रद्द हो रही हैं। तो यही सब प्रकरण चल रहा है, अब आगे देखना है कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल सरकार का क्या कहना है, यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। दूसरा, मानसखंड कॉरिडोर परियोजना का क्रियान्वयन आरंभ। तो मानसखंड कॉरिडोर, देखिए सबसे पहले अगर मैं बता दूं, कुमाऊं के मंदिरों को जो है पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पुनर्निर्माण मतलब जो थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है मंदिरों को, किस योजना के तहत, मानसखंड कॉरिडोर परियोजना। तो मानसखंड मंदिर माला परियोजना करके एक योजना चलाई गई है सरकार के द्वारा, जिसमें कुमाऊं के जितने मंदिर है, मतलब सरकार ने चिन्हित किए कुछ मंदिर, उन मंदिरों को क्या है कि दोबारा से मॉडिफाई किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पर्यावरण मित्रों का बड़ा मान दे, तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 इसका नंबर हो जाएगा। समान नागरिक संहिता की ओर बड़े कदम, ये देख लिया हमने। केदारनाथ धाम का भव्य पुनर्निर्माण, तो केदारनाथ भवन का, ठीक है, 2013 से ही क्या है, केदारनाथ में आपदा आई थी। आप सभी को पता है केदारनाथ आपदा के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन सूर्य होप, जो चला था 13 जून से लगभग 17 जुलाई तक ये ऑपरेशन चला था। और इसमें क्या है, काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया था। भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ा आपदा जो आई थी, केदारनाथ आपदा थी। तो वहीं पर क्या है, अब उसका पुनर्निर्माण 2013 से जारी है, लगातार उस पर काम चल रहा है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर, गरीब परिवारों को वर्ष में मिलेगी 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त। तो कल मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था ना, पौड़ी के कंडोलिया मैदान से क्या होता है, 12 फरवरी को पुष्कर धामी जी क्या करते हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय गैस रिफिल योजना का शुभारंभ, जिसमें क्या है, जो बीपीएल परिवार है, गरीब परिवारों को क्या है, साल में 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। देखिए यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन भी समझाऊंगा किस तरीके से जो क्वेश्चन है बन सकता है। यहाँ पर हाल ही में शुभारंभ हुई मुख्यमंत्री अंत्योदय गैस रिफिल योजना के तहत गरीब परिवार को कितने सिलेंडर मिलेंगे, तो 3 सिलेंडर यहाँ पर मिलेंगे। और ये पूछेगा कि कहां से मुख्यमंत्री ने शुरुआत करी, तो पौड़ी के कंडोलिया मैदान से ये योजना का शुभारंभ किया। और किस तिथि को किया, 12 फरवरी को, जिस दिन क्या है, हम सभी लोग पटवारी का एग्जाम दे रहे थे, उस दिन इस योजना का शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ यहाँ पर है विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरण। तो ये तो कोई वो नहीं है बड़ी चीज। पति और पत्नी दोनों को मिला वृद्धावस्था पेंशन का लाभ, ये मैं पर आपको बता चुका हूँ, पति और पत्नी दोनों को क्या है, वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। प्रदेश में लागू की गई नई शिक्षा नीति, तो 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 2022 में क्या करा उत्तराखंड सरकार ने, बाल वाटिका में जो है नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि कब नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, 12 जुलाई को क्या है, प्रदेश में पूरे भारत में उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने जो है बाल स्तर से, मतलब जो नर्सरी क्लास से क्या है, जो नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। यहाँ पर क्या 12 जुलाई से योजना को लागू कर दिया गया है, जिसमें जो आंगनबाड़ी उसे क्या बोला गया है, बाल वाटिका बोला गया है। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन नोट करना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर, प्रदेश में बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए 1202 मोबाइल टावर हुए स्वीकृत। तो ये तो कोई ऑथेंटिक डेटा, मतलब इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। और सैनिक स्कूल भाववाला देहरादून को मिली स्वीकृति। तो सैनिक स्कूल भाववाला, तो आपको हाल ही में पता है सरकार ने क्या किया है, 2 सैनिक स्कूल बनाने की उत्तराखंड में घोषणा की है, जिसमें से एक बनेगा आपका कहाँ पर, देहरादून में बनेगा सैनिक स्कूल, ये चीज नोट कर सकते हैं। और दूसरा आपका कहाँ बनेगा, रुद्रपुर में। तो 2 सैनिक स्कूल सरकार बनाने जा रही है, रुद्रपुर और देहरादून में। तो जो सैनिक स्कूल देहरादून में उसका नाम क्या है, सैनिक स्कूल भाववाला में ये बनने वाला है सैनिक स्कूल, ठीक है। और एक बनेगा आपका रुद्रपुर में। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हम। तो आगे है पर्यटन के साथ सांस्कृतिक और संरक्षण। तो हाल ही में अगर आपने मेरी यूएनए वाली क्लास देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से आपको बताया है कि नई पर्यटन नीति क्या है। तो आई बटन पर वो वीडियो आ रहा होगा, इस वीडियो के बाद क्या है आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। वहां पर मैंने बताया है कि नई पर्यटन नीति क्या है। तो काफी बच्चे उस क्लास को देख चुके हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स उसका आ रहा है। देखिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्लास को हमने कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब आप लोग क्लास को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, नीचे कमेंट्स नहीं करते हैं, पता नहीं लगता ना। क्योंकि अब मैं क्लास बना रहा हूँ, अगर आप लोग को अच्छी लग रही है ठीक है, तो अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो इस क्लास को हम कंटिन्यू रखेंगे। और काफी ज्यादा जो सारे टॉपिक है, चाहे वो परीक्षा वाणी अजेरा हुआ, तो उन टॉपिकों को हम करंट अफेयर से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ये पढ़ने का एक अच्छा तरीका है। इससे क्या है, आपके अच्छे एग्जाम जो आने वाले हाल ही में एसआई हो गया, वीडियो हो गया, तो वहाँ से थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं आपसे करंट अफेयर पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे डीपली जाके यहाँ पर क्या करंट अफेयर की बजाय क्या पूछ लेगा कि जो चर्चा में टॉपिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो यूएनए वाली क्लास में हम सारे जो चर्चित टॉपिक है उनको देखेंगे। अगर मुझसे भी कोई फैक्ट छूट जाता है, अब आपको पता लगा कि हाल ही में क्या है कॉर्बेट चर्चाओं में रहा था, मैंने आपको 10 फैक्ट कराए, एक फैक्ट मेरे से छूट गया, मान लीजिए कोई हो जाता है कभी कभी क्लास में, तो आपने क्या कॉर्बेट को अपने नोट से भी क्रॉस चेक करना है, क्योंकि आपने नोट्स बनाए होंगे, परीक्षा वाणी से क्रॉस चेक करना है।
कि परीक्षा में कंप्लीट करा दूंगा या फिर कोई और अन्य सोर्स हमारे पास है वहाँ से मैं कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन आपने कहीं इधर-उधर से उल्टे-सीधे फैक्ट लिखे होंगे, उन चीज़ों को भी आप दोबारा देख सकते हैं। तो इससे क्या है आपको एक ये मिल जाएगी श्योरिटी कि कौन से टॉपिक मुझे पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने। देखिए एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर क्या है बहुत से लोगों को गाइडेंस नहीं होती है, पता नहीं होता है, वो परीक्षावाणी खोलते हैं, वो कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्या पढ़ें, कभी उन्होंने चैप्टर 1 पढ़ लिया, कभी 2 पढ़ लिया। आप रट सकते हैं, अच्छी चीज़ है, पूरी परीक्षावाणी आप याद कर सकते हैं। पर परीक्षावाणी में आपको बताऊँ, परीक्षावाणी का वेटेज आपको पता है पेपर में 70 से 80% रहता है, लेकिन इसका सिर्फ 20% डेटा ही हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यानी 80% इसमें कबाड़ है पूरा। और हम 80% क्या हम पूरा पढ़ते रहते हैं, कबाड़ ही कबाड़ पढ़ते रहते हैं। जो 20% इंपॉर्टेंट डेटा है ना उसे हम छोड़ जाते हैं। तो ये 20% डेटा आपको यूएन वाली क्लास में मिलने वाला है। आगे हम इस क्लास को थोड़ा और अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि लगातार हम इस क्लास को आपको कितनी बेहतर बना के दे सकते हैं। लगातार निरंतर इस पर कार्य किया जा रहा है। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट है, जब भी आप इस क्लास को देखते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए सब्सक्राइब के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास को लाइक करना है। अगर आप लाइक करते हैं तो इससे क्या है थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मेरी क्लास जो मैं बना रहा हूँ कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। अगर कमेंट भी नहीं करते तो चलता है। देखिए कमेंट करने में सभी को मुझे पता है कि अवॉइड करते हैं हर कोई लोग, लेकिन आप लाइक तो कर सकते हैं। लाइक आपके लिए सिर्फ थम्स अप करना है। इससे क्या हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग के लिए क्लास बनाते रहें निरंतर। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं मेरी उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास को आप लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए। देखिए आपकी मर्जी है, अगर आपको पढ़ना है बिना सब्सक्राइब किए भी आप पढ़ सकते हैं। क्या है आप सर्च करिएगा टारगेट यूकेएससी बैंक सर आ जाएंगे, जरूरी नहीं है। सब्सक्राइब करने का फायदा इतना ही होता है कि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा अगर आपने ऑन किया होगा जब भी हम कोई नई क्लास डालेंगे। वरना सब्सक्राइब करने से बेहतर मैं ये कहूँगा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर क्या आपको मैं वीडियो डाल दूंगा, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा नई वीडियो आ गई, वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। ये आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इस अगली खबर को, पर्यटन के साथ-साथ संस्कृति पर संरक्षण। तो संस्कृति और पर्यटन का काफ़ी यहाँ पर महत्व है उत्तराखंड में, आप सभी को पता है। पर्यटन तो यहाँ पर हमारी एक बैकबोन में से कहूँगा उत्तराखंड की है। लगभग मैंने आपको बताया था कि 15.45% जो हमारी जीडीपी का है वो पर्यटन से आता है। तो यहाँ पर एक फैक्ट और आपको बता दूँ, पर्यटन से हमारे जो जीडीपी में कितना हिस्सा है, लगभग 15.45% क्या है जो पर्यटन का हमारा, चाहे वो यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आ रहे हों या फिर जितने तमाम हमारे पर्यटन के सोर्सेज है, होटल वगैरह हमें कमा के देते हैं, जीडीपी का 15.45 हिस्सेदारी किसकी है, पर्यटन की है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भागीदारी निभाता उत्तराखंड। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रधानमंत्री विभाजन अनुरूप केदारनाथ धाम पर 750 करोड़ के लागत पुनर्निर्माण कार्य। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट बताए गए, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपके साथ साझा कर ही दूंगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम के किए दर्शन। कोविड के पूर्व वर्ष में 35% से अधिक यात्री आए। ठीक है, तो कोविड के कारण क्या हुआ, उत्तराखंड में पर्यटन ने आना थोड़ा कम कर दिया। काफी लोग, काफी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर थी, कोविड टेस्ट आपको कराने थे, नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी थी। तो उसमें क्या हुआ, जो हमारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं बाहरी राज्यों से, 35% तक उसमें गिरावट आई थी। लेकिन 2022 में 45 लाख से अधिक श्रद्धालु आए। यहाँ पर साथ ही साथ सिद्धपीठ माँ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे शुरू किया जा चुका है। तो सिद्धपीठ सिर्फ यहाँ पर एकमात्र सिद्धपीठ कहाँ पर हो जाएगा, उत्तराखंड देहरादून में सुरकंडा देवी सिद्धपीठ हो जाएगा। और सॉरी एकमात्र नहीं, यहाँ पर सुरकंडा सिद्धपीठ, सॉरी सुरकंडा सिद्धपीठ यहाँ पर देहरादून में है, टिहरी में डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नया रोपवे का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया केदारनाथ व बद्रीनाथ के तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों का भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन का कार्य योजना। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ है, ये आपका क्या है गढ़वाल मंडल में है, लेकिन इसी की तर्ज में क्या है, कुमाऊं के जो मंदिर है इनको, पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन कार्य योजना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट योजना है, कई क्वेश्चन बन जाए आपके ग्रुप सी में कि उत्तराखंड के जो कुमाऊं के मंदिर है इनको निर्माण करने के लिए सरकार कौन सी योजना चला रही है। तो कौन सी योजना है, मानसखंड मंदिर माला मिशन कार्य योजना। ठीक है, ये योजना हो जाएगी जिससे कुमाऊं के जो मंदिर है इसका जो है पुनर्निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी की उत्तराखंड को ट्रिपल आर की सौगात। तो ट्रिपल आर देखिए, आर काफी चर्चित इस साल ये रहा है चीज, तो ये पूछ सकता है आपसे ट्रिपल आर क्या है, एक मूवी है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ट्रिपल आर क्या है, एक मूवी है या फिर कुछ और आपको दे देगा। लेकिन जो ट्रिपल आर का फुल फॉर्म है रोड, रेलवे और रोपवे। ठीक है, तो 3 आर का यहाँ पर मतलब कहा गया है। ठीक है, तो आर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर रामचरण, राजामौली और जूनियर एनटीआर। तो ये नहीं होगा यहाँ पर मतलब, यहाँ पर मतलब होगा रोड, ठीक है, रेल और रोपवे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रोड, रेल और रोपवे। ठीक है, तो यहाँ पर राजामौली जी की आरआर मूवी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है रोड, रेल और रोपवे की। तो धामी जी यहाँ पर माइको में आप देख सकते हैं कि कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देखिए तारीफ ही करते रहते हैं, धामी जी हों चाहे छोटे राज्य हों, उत्तराखंड के या फिर कहीं भी हम भारत के राज्य के देखें, जहाँ पर जो छोटे राज्य होते हैं लगातार केंद्र नेतृत्व की तारीफ करते नहीं थकते हैं। अब पता नहीं से क्या इन्हें मिलता होगा, मुझे नहीं पता है, बट ये करते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पर कुशल नेतृत्व में ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, केदारनाथ हेमकुंड साहिब रोपवे निर्माण कार्य, तारीफ ही तारीफ है यहाँ पर। तो सरकार के सारे काम बताएं, इंपॉर्टेंट नहीं, नीचे चलते हैं हम लोग, नीचे देख लेते हैं सड़क कनेक्टिविटी। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी और सड़क कनेक्टिविटी को अलग अलग दर्शाया गया। यहाँ पर आपको रेल कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी दिख रही है, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी, तो दोनों को डेप्थ में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ मैं, आपको पता है दिल्ली और देहरादून कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें 24 एलिवेटेड यहाँ पर कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तमाम जो आपको इसको डिटेलली बताया गया, आपने पढ़ी लिया होगा करंट अफेयर में, तो इस चीज को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे परियोजना के तीव्र निर्माण का कार्य में विकास के साथ नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। जल्द ही एक्सप्रेस वे का उत्तराखंड विकास कार्यों को मील पत्थर साबित होगा। तो ये सीधा सीधा दिल्ली और देहरादून कॉरिडोर, जिसमें आपको बताया गया 2.5 घंटे में मात्र आप क्या है दिल्ली से देहरादून
देहरादून का सफर कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए दिल्ली देहरादून कॉरिडोर बन रहा है, जिसकी कुल लंबाई शायद 124 किलोमीटर समथिंग है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी पता लग जाए। डायरेक्ट लिख दीजिएगा दिल्ली देहरादून सड़क निर्माण की लेंथ कितनी है, इतनी है, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी आपके कमेंट पढ़ रहा हो तो उसको भी आंसर मिल जाए और आपका भी रिवीजन हो जाए। साथ ही साथ यहाँ पर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के साथ टनकपुर, पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए चारधाम ऑल वेदर सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये है, आप इसी पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ आपके साथ साझा की जा रही है। कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य दूरी समय करने के लिए नजीमाबाद अफजलगढ़ बाईपास 42 किलोमीटर की स्वीकृति की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मैं क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ताकि आप लोग के लिए क्या है, पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुमाऊं और गढ़वाल की जो दूरी है, इसको दूर करने के लिए क्या विकसित किया जा रहा है, नजीमाबाद अफजलगढ़ बाईपास, जिसकी लंबाई कितनी है, 42.50 किलोमीटर की लंबाई होगी। साथ ही साथ अगला पॉइंट हमारा मझोला से खटीमा 4 लेन सड़क मार्ग का सितारगंज से टनकपुर मोटर मार्ग चलाने के लिए परिवर्तन करने हेतु स्वीकृति, ठीक है। तो साथ ही साथ यहाँ पर भी बताया गया। और चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देहरादून और मसूरी विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति। तो यहाँ इन सभी पॉइंटों में से एक ही पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगा मुझे, यह है कुमाऊं और गढ़वाल की जो दूरी को नजदीक कम करने के लिए क्या करा जा रहा है, नजीमाबाद अफजलगढ़ बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई होगी 42.50 किलोमीटर। तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाल ही में सरकार द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल की दूरी को कम करने के लिए किस सड़क का निर्माण किया गया है, तो नजीमाबाद अफजलगढ़ बाईपास का निर्माण किया गया है। या फिर आ सकता है कि हाल ही में सरकार द्वारा निर्माण किया गया कुमाऊं और गढ़वाल की दूरी को कम करने के लिए नजीमाबाद अफजलगढ़ बाईपास की लंबाई कितनी है, तो 42.50 किलोमीटर की लंबाई हो जाएगी। तो थोड़ा क्वेश्चनिंग फॉर्म में भी बताता हूं, ताकि आपको क्या ऐसा ना लगे कि एक ग्रुप सी के फैक्ट आपके छूट रहे हो। दोनों चीज आपको बता दी, कैसे आपका क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके से हो सकता है। अगला मैं बात करूं रेल कनेक्टिविटी की, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है, 24 से 50 तक पूरी होगी परियोजना। तो 2024 मतलब 24 से 25 तक क्या है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना पूरी हो जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कभी और क्लास में देखेंगे कि जो उत्तराखंड की परियोजना है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी आपके फर्स्ट डाट एग्जाम से पहले, चाहे वो सरकारी परियोजना हो, चाहे वो उत्तराखंड सरकार द्वारा परियोजनाएं हो, मतलब वैसी परियोजनाएं, देखिए आपकी बांध से रिलेटेड हो वैसी परियोजनाएं तो मैं करा चुका हूँ। तमाम जो हमारी जो बांध वगैरह हैं या फिर हमारी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, इन सभी परियोजनाओं को तो मैं कवर करा चुका हूँ जो चर्चित है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक जो सरकारी योजनाएं होती है ना, जैसे मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना सरकार या फिर बाल आश्रय योजना होगी, इस टाइप से जो योजनाएं चर्चित योजनाएं हाल ही में, क्योंकि हमने देखा था ना एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आया था वात्सल्य योजना में कितनी राशि दी जा रही है, तो 3000 उसका आंसर था। तो इसी टाइप से योजनाओं को मैं एक बार डिस्कस कराने की कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले, अगर टाइम लग पाया तो। बाकी फिलहाल के लिए इस क्लास को आप देखिए। तो यहाँ पर क्या है, जो ऋषिकेश रेलवे परियोजना है, इसकी आपको लंबाई वगैरह आपको होमवर्क दिया गया है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, काफी चर्चा में रहा था। तो इसका भी क्या है, 2024 से 25 तक कार्य पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ टनकपुर, बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेलवे लाइन का सर्वे सहमति। तो आपको पता है इस सरकार क्या है, पहाड़ों में भी ट्रेनें जा रही है, टनकपुर, बागेश्वर, डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है। हरिद्वार देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण पर भी भारत सरकार की द्वारा सहमति। तो आप यहाँ टनल देख सकते हैं, ये टनल किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो देहरादून और दिल्ली कॉरिडोर बन रहा है उसका टनल की तस्वीरें हैं। बढ़ते हैं आगे, हम देख लेते हैं एयर कनेक्टिविटी। तो आपने ये तो देख लिया सड़क कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी भी आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पर तस्वीरों में आप धामी जी को देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर पवन हंस कंपनी के द्वारा क्या है हमारा एयर संचालन होता है। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, नए टर्मिनल का निर्माण। तो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट आपको पता है हाल ही में इसका अटल बिहारी के नाम पर जो इसके नाम रखने की घोषणा की गई है। तो फिलहाल तक तो ये अपडेट है कि अभी घोषणा ही की गई है, फिलहाल नाम चेंज नहीं हुआ है, अगर हो गया होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की योजना। तो ये देखिए, याद रखिए, उधम सिंह नगर का जो एयरपोर्ट हमने देखा है ना, उधम सिंह नगर का फूलबाग एयरपोर्ट कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। इस एयरपोर्ट को क्या है, ग्रीनफील्ड के तौर पर विकसित करने की योजना। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये स्टार कर दिया, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सेवा शुरू होगी। तो उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर उड़ान योजना में हेली सेवा प्रारंभ होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन सा पहला राज्य जहां पर उड़ान सेवा में हेली सेवा प्रारंभ की गई है, तो उत्तराखंड में की गई है। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम सफल संचालन वर्ष 2020 में मोस्ट प्रो एक्टिव स्टेट पुरस्कार से सम्मानित। तो यहाँ पर क्या है, उत्तराखंड जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, कौन है हमारे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे केंद्र में। तो उन्हीं के तहत क्या है, एक कनेक्टिविटी स्कीम सफल संचालन 2020 का मोस्ट प्रो एक्टिव स्टेट पुरस्कार किसको मिला है, उत्तराखंड को मिला है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के लिए हेली सेवा की शुरुआत। तो हेली सेवा की शुरुआत पिथौरागढ़ के लिए कहां से हुई, जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हुई। साथ ही साथ संचार कनेक्टिविटी आपको पता है, जैसे कि मैंने करंट अफेयर में बनाया था, आपको 5G पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, 5G पॉलिसी, ठीक है। 5G पॉलिसी बनाने वाला 5G पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य, ठीक है, का पहला राज्य। ये चीज नोट कर लीजिएगा आप। भले यहाँ पर 5G ना हो, लेकिन सरकार ने क्या करा, 5G पॉलिसी बना दी। 5G पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। तो संचार कनेक्टिविटी में क्या किया गया सर, उत्तराखंड के दूरस्थ दुर्गम सीमांत क्षेत्रों में BSNL के 1202 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा नहीं है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4G 5G मोबाइल का नेटवर्क में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फाइबर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना पर कार्य गतिमान है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार ने यहाँ पर अपनी तारीफ की है। तो आप इस चीज को PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग रोपवे कनेक्टिविटी। तो देखिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देख लिया संचार देख लिया, रेल देख लिया है, तमाम देख लिया। तो रोपवे कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से हमने इसी में डिस्कस करा है। तो यहाँ पर क्या, पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वतमाला परियोजना। तो पर्वतमाला किस लिए है, देखिए पर्वतमाला योजना जो है आपके रोपवे कनेक्टिविटी के निर्माण के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इस योजना के बारे में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है।
है। हाल ही में पर्वतमाला योजना किससे संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगी? रोपवे नेटवर्क निर्माण से योजना संबंधित हो जाएगी। और पर्वतमाला योजना के तहत केदारनाथ से लेकर गौरीकुंड तक रोपवे की लंबाई कितनी है? तो 9.7 किलोमीटर है। यहीं पर कितनी है होमकुंड से और ये यहाँ पर गोविंद घाट तक कितनी लंबाई है? तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब रोपवे की आधारशिला रखी गई। तो यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बता दिया है। यहाँ पर ये सेम पॉइंट रिपीटेड है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर और गोविंद घाट से कितनी लंबाई है? यहाँ पर कितनी लंबाई बताई गई है? 12.40 किलोमीटर। सिद्धपीठ सुरकंठा देवी में रोपवे की शुरुआत किया जा रहा है। रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टिहरी, खलिया टॉप से मुंशियारी और ऋषिकेश, नीलकंठ, औली से गौरसो। देखिए अब खलिया टॉप आ जाएगा, कभी सरप्राइज मत होइएगा। खलिया टॉप कहाँ पे है? आपसे सीधा सीधा पूछा खलिया टॉप कहाँ पर हो जाएगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। अब आप सोचेंगे खलिया टॉप क्यों पूछ लिया यार, अब अगली बार सारे टॉप रटने लग जाएंगे। खलिया टॉप क्यों पूछ रहा है आपसे? आपको ये पता होना चाहिए खलिया टॉप क्यों पूछा है। हाल ही में यहाँ पर क्या है, रोपवे का निर्माण हो रहा है, तो ये चर्चाओं में है। तो आपसे पूछ लेगा खलिया टॉप कहाँ पर है? ये पूछेगा मुंशियारी, पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त, ठीक है, नीचे थोड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर, इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं का पर्वतमाला परियोजनाओं में शामिल किया जाएगी। तो पर्वतमाला परियोजना हो जाएगी रोपवे कनेक्टिविटी निर्माण से। साथ ही साथ तस्वीर में आप देख सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, साथ ही साथ बगल में गणेश जोशी जो कृषि मंत्री हमारे, कौन है? कृषि मंत्री गणेश जोशी जी हो जाएंगे। हाल ही में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर क्लास में, वन मंत्री कौन है? अगर आपने क्लास देखी होगी तो कमेंट कर सकते हैं नीचे, वन मंत्री कौन है। अभी तक मैंने 3 प्रश्न पूछ दिए, तो तीनों प्रश्नों को क्या है आप एडिट करके बता सकते हैं। उत्तराखंड के वन मंत्री कौन है ये आपको बताना है। अगला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं बालकृष्ण जी जो पतंजलि है उसके को फाउंडर या फिर बाबा रामदेव के उत्तराधिकारी जिन्हें बोलते हैं बालकृष्ण ने। यहाँ पर क्या है, निवेशकों की पसंद बन रहा, निवेशकों की पसंद बन रहा उत्तराखंड, सॉरी, निवेशकों की पसंद बन रहा उत्तराखंड। तो जितने निवेशक हैं उत्तराखंड में, आपको पता है ना निवेशक समिट होता है, तो यहाँ पर क्या है, जो बाहर के निवेशक होते हैं इनको अटैक किया जाता है सरकार में, यहाँ पर निवेश किया जाए। तो यहाँ पर क्या, इज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ष 2021 राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को मिला अचीवर श्रेणी का पुरस्कार। तो 2021 की रैंकिंग देखिए, यहाँ पर यह है सरकारी ऑथेंटिक डाटा, इसीलिए बोलता हूँ यहाँ पर क्या है, सरकारी ऑथेंटिक डाटा है, आपको मिल रहा है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट पॉइंट है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ष 2021 राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड को मिला अचीवर श्रेणी का पुरस्कार, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर उत्तराखंड में लॉजिस्टिक एवं अचीवर श्रेणी के राज्य में शामिल किया जाएगा। तो लॉजिस्टिक और अचीवर श्रेणी में उत्तराखंड को क्या है, शामिल किया जाएगा। लॉजिस्टिक क्या है कि आप जो एक्सपोर्ट होते हैं या फिर आप जो परियोजनाएं होती हैं इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना, इसी को लॉजिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पर नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स वर्ष 2021 रैंकिंग में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का प्रथम स्थान रहा। तो यहाँ पर देखिए फिर से सरकारी डेटा है, तो जितना भी सरकारी डेटा है ना इसको रट लीजिएगा भाई। ये चीज जो है आपको करंट अफेयर में ऐसे करंट अफेयर के तौर पर भी पूछेगा और वैसे भी पूछेगा, ठीक है, दोनों ही चीज आपको बता दी गई है। तीसरा यहाँ पर कोविड के बाद 2 साल तक 600 से अधिक नए उद्योगों की स्थापना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कोविड के बाद उत्तराखंड में कितने उद्योगों की स्थापना हुई? तो 600 उद्योगों की स्थापना हुई। इसमें 35,000 करोड़ से अधिक का निवेश, 90,000 से अधिक लोगों को मिला रोजगार। तो 90,000 पता नहीं कौन से लोग हैं, कौन से उत्तराखंड के हैं वो, हम भी इसी उत्तराखंड के 90,000 लोगों ने रोजगार दे दिया और हम बेरोजगारी बैठे रह गए। भाई ये तो हमारे हाथ की स्कीम नहीं लगी, या सरकारी है, ये योजनाएं कागजों तक सीमित रह गई। तो 2 ही चीजें हो सकती हैं, तो इस चीज को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप आगे पॉइंट देख लेते हैं, फिल्म शूटिंग का नया गंतव्य उत्तराखंड। तो फिल्म शूटिंग के लिए भी आपको पता है उत्तराखंड में क्या है, फिल्म शूटिंग को भी काफी प्रमोट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर यहीं पर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, उत्तराखंड की फिल्म नीति कब की हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तराखंड की यहीं पर एक क्वेश्चन आपको आया था, क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, यूके की फिल्म नीति, ठीक है, यूके की फिल्म नीति कब की हो जाएगी? 2015 की हो जाएगी। और यहाँ पर बोलूँ मैं यूके का फिल्म परिषद, उत्तराखंड का फिल्म परिषद हो जाएगा 2016 का। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिल्म नीति 2015 की हमारी और फिल्म परिषद है 2016 का, तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुराग ठाकुर जी, द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर क्या है, नई दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड की को प्राप्त मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए वे महानिदेशक सूचना उत्तराखंड। तो महानिदेशक उत्तराखंड की जो सूचना है, सूचना महानिदेशक उत्तराखंड है, ये क्या कर रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू द्वारा क्या कर रहे हैं, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो उत्तराखंड को हाल ही में क्या मिला है, 2021 में जो मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। तो इस चीज को भी आपको नोट करना है, प्रथम पुरस्कार उत्तराखंड को उसमें मिला है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया। राज्य में फिल्म की शूटिंग हेतु अनुकूल वातावरण एवं सिंगल विंडो सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना, ठीक है। तो वर्ष 2021 वर्ष 2022 में लगभग 3500 से अधिक फिल्म, टीवी सीरियल्स, वेब डॉक्यूमेंट्री सीरीज की शूटिंग की गई। उत्तराखंड में जो है 350 से अधिक मूवी हो, वेब सीरीज हो या फिर कोई भी सीरियल्स हो यहाँ पर शूट किए गए। साथ ही साथ वर्ष 2022 के 68वें फिल्म पुरस्कार में उत्तराखंड को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन पुरस्कार। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो गया। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे ना सबको मैं आपके लिए क्या स्टार कर दूंगा, ताकि आप लोग को इसमें कोई दिक्कत ना आए, आप इस पॉइंट को क्या इजीली पढ़ पाएं। जब पीडीएफ आप खोलेंगे तो आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट को देख पाएं। तो उत्तराखंड को क्या मिला 68वें फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन पुरस्कार। इससे पूर्व विगत 3 वर्षों के लिए भी उत्तराखंड राष्ट्रीय स्तर पर मिला पुरस्कार। वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट और फिल्म फ्रेंडली इन्वायरमेंट पुरस्कार। 2017 में पर्यटन के अंतर्गत उत्तराखंड को राज्य और फिल्म संवर्धन हितैषी राज्य का पुरस्कार। 2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रोफेशनल फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार और 2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है। तो लगातार यहाँ पर उत्तराखंड को क्या है फिल्म के उसमें अवार्ड मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप इसे डिटेली पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ वित्त वर्ष 2021-22 में 6 फिल्मों के अनुदान स्वरूप 2,60,53,000 की राशि प्रदान की गई। तो सरकार के द्वारा जो 6 फिल्मों के अनुदान राशि कितनी पे की गई, 2,60,35,000, ठीक है, 53,000 सॉरी। साथ ही साथ यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी। यहाँ पर हमारे क्या उत्तराखंड के वर्तमान
ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रसून जोशी जी, जो क्या है हमारे उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हाल ही में क्या मिला है 2023 में उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में आ जाए ना, सरप्राइज मत होइएगा वहाँ पर क्यों आया, क्योंकि ये क्या है हमारे हाल ही में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान इन्हें मिला है, सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है सचिवालय में फिल्म विकास के संबंध में भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं भाई ये। और अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी से चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी। तो भारतीय सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष, सेंसर बोर्ड इन द सेंस आपको पता है ना, जब भी कोई नई मूवी बनती है तो सेंसर बोर्ड से पहले देखता है, वो मूवी सेंसर बोर्ड देखता है, उसमें से जो भी फिल्म दर्शाई जाती है आपको उसमें से कौन से सीन रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं, ठीक है। तो उनको क्या होता है, सेंसर बोर्ड का काम होता है इनको आगे परमिशन दे इस चीज को आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो बिना सेंसर बोर्ड के आप कोई भी मूवी अपनी रिलीज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर है सभी प्रकार की शूटिंग अनुमति सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पर, आपको भी अगर कोई मूवी शूट करना हो, कोई गाना शूट करना हो तो ऑनलाइन सरकार के पोर्टल है, वहाँ पर आप परमिशन ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मान्यता प्राप्त सक्रिय पत्रकारों से आश्रित पत्रकार कल्याण कोष वित्त वर्ष 2021-22-2023 के लिए 34 पत्रकार आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई, कुल 1.66 करोड़ की धनराशि व्यय। तो यहाँ पर आप आंकड़े देख सकते हैं सरकार के द्वारा, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, मैंने पढ़ लिया था यहाँ पर, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको बता दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट, इनको भी खत्म कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे, ये तस्वीर में आप देख सकते हैं उत्तराखंड का सुंदर सा प्यारा सा हिमालय दृश्य हमारे प्यारे उत्तराखंड का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा पहाड़ है आपको पता ही है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, ये क्या है हमारे उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस का ये पेड़ हो जाएगा, ठीक है। बुरांस का पेड़ है, हाल ही में बुरांस के पेड़ का अगर मैं वैज्ञानिक नाम पूछूं तो ये भी आपको कमेंट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या है हमारा राज्य के पुष्प है, तो राज्य के पुष्प का भी नाम आप क्या है कमेंट करेंगे। और ये हिमालयन डियर है, कस्तूरी मृग है, तो इसका भी आप जो है नाम कमेंट करेंगे। और ये क्या है मोनाल, ये हमारे राज्य के पक्षी हो जाएंगे। तो 4 हमारे जो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह है, चाहे राज्य के वृक्ष हो या फिर राज्य के पुष्प हो, राज्य के पशु हो या राज्य के पक्षी हो, इन सभी को आपको तस्वीरों के साथ दिखाया जा रहा है। इनके जो वैज्ञानिक नाम है आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इनके बारे में मैं डिटेल क्लास लेके आऊंगा फ्यूचर में, तो आप उस चीज का वेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है, ठीक है। इससे ऑथेंटिक डेटा शायद आपको कोई दे पाए पूरे यूट्यूब में, ठीक है। तो पूरी डायरी का मैंने क्या करा यहाँ पर एक फोटो ही ले लिया है, ठीक है। तो काफी रिस्क वाला काम है, रिस्क वाला काम इन द सेंस कि मतलब ऐसे आमतौर पर आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर खुद से ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है इसमें डेटा क्या है सरकार का क्या है, ये तो आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा। लेकिन परीक्षावाणी और इसमें लिखित ना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर परीक्षावाणी में कोई टाइपिंग एरर हो गया ना तो उस चीज को क्या टाइपिंग एरर करार दिया जाएगा, लेकिन इसमें टाइपिंग एरर होने की बहुत कम गुंजाइश रहती है, ठीक है। बहुत ऑथेंटिक तरीके से लिखा जाता है और काफी लोगों के उसमें किया जाता है। तो यहाँ का जो डेटा है ना इसको बहुत ही ज्यादा वरीयता दी जाती है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है उत्तराखंड एक झलक, ठीक है। तो देश का 27वां राज्य उत्तराखंड, तो देश का कौन सा राज्य उत्तराखंड, तो जल्दी जल्दी देखेंगे 27वां राज्य उत्तराखंड हो जाएगा देश का। राज्य गठन 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पीसीएस में आया था। 38,000 वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ का क्षेत्रफल है, वन क्षेत्रफल। साथ ही साथ राजधानी देहरादून अस्थायी, भैरारीसण, गैरसैंण, चमोली ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाएगी, ठीक है। और सीमाएं कहाँ से लगती है हमारी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से लगती है, राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है। उच्च न्यायालय नैनीताल में हो जाएगा, जिसको हाल ही में क्या है हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। तो नैनीताल जो उच्च न्यायालय है ना, इससे काफी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, पर्सनली बता रहा हूँ। चाहे आपका इसका भवन निर्माण आ जाए, 1897 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, 1900 में पूरा हुआ, या इसके पहले रजिस्ट्रार्ड आपसे पूछ ले, या इसके जीए मैकडोनाल्ड किसके क्या थे, वास्तुकार थे या फिर डिजाइन कार थे, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाना जरा नैनीताल हाईकोर्ट के बारे में, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन था ना कम्युनिटी टाइप में, वो इस क्वेश्चन को देख लें, ये सरकारी डेटा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये आपको दिखाई जा रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण निदेशालय 2000 अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा 2020-21 के आंकड़े अनुसार, ठीक है। तो ये क्या है 2020-21 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर जो डेटा बताया गया है। और यहाँ पर क्या बताया गया, उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2021-22 के अनुसार सरकारी डेटा में ये रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक ये रिकॉर्ड है। यहाँ पर बताया गया जो प्रति व्यक्ति आय है ना, ये उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय यूके की 2021 और 22 में कितनी है, 2,53,000, ठीक है, 2,53,832 रुपये हो जाएगी जो प्रति व्यक्ति आई है। काफी बच्चे कमेंट करते हैं 1.96 लाख, देखिए 2021 में होगी या 22 में होगी। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछूं ना, ये डेटा क्या होता है, ये डेटा 2021-22 का है, लेकिन प्रकाशित कब हुआ है, 2023 में हुआ है। तो जो आप पढ़ रहे हैं ना, तो 1,96,000, तो आपको 19-20 का डेटा है। तो सरकार ने हाल ही में बजट पेश करते हुए कहा भी था, अगर आपने बजट को सुना हो अच्छे से, बजट वाली क्लास नहीं देखी तो आई बटन पर आ रही होगी, बजट वाली क्लास देख सकते हैं वहाँ पर। तो बजट वाली क्लास में क्या क्या, बजट में क्या कहा गया सरकार द्वारा, या वित्त मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल है जिन्होंने पटल पर बजट रखा था, तो उन्होंने कहा था जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय है ना, इसमें बूम उछाल आया, यानी बहुत ही वृद्धि हुई है। अब पता नहीं कहाँ पर हुई है, हमें तो नहीं पता धरातल स्तर पर कितनी है, लेकिन सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो वर्तमान उत्तराखंड प्रति व्यक्ति आई है वो कितनी है, 2,53,832 रुपए इसकी आई है, ठीक है। तो इस चीज को आपको नोट करना है, ऑथेंटिक डेटा है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो यही है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडल कितने, 2 कुमाऊं और गढ़वाल, कुल जिले 13 जिले हो जाएंगे, तहसील 110, उप तहसील 18 हो जाएंगे, विकासखंड 95, न्याय पंचायत 670, ग्राम पंचायत हो जाएंगी 7,791, कुल ग्राम जनगणना 2011 के अनुसार कुल ग्राम हो जाएंगे 16,793 गाँव हो जाएंगे। और नगर निगम, देखिए सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये है नगर निगम का, ठीक है। तो उत्तराखंड में फिलहाल कितने नगर निगम, अगर क्वेश्चन आ जाए तो 8 नगर निगम है भाई, ठीक है। उत्तराखंड में अगर मैं आपसे पूछूं कितने नगर निगम है, नगर निगम
तो सभी किताबों में छपा है नगर निगम 9 है। तो मैं आपको बता दूं सरकारी आंकड़ों के अनुसार 8 नगर निगम है। साइट पर भी आप जाएंगे तो 8 ही का आपको डेटा मिलेगा। ये जो डायरी छपी है ना, ये डायरी 2000 पूरे 23 में चलने वाली है। तो सरकार के डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, सरकार के पास 8 ही नगर निगम है। मैं वहाँ पे देख रहा था, वो डेटा मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा पर्सनल डेटा हो जाता है। तो वहाँ पे नंबर वगैरह है, डिटेल्स वगैरह, वो सब शेयर करना अलाउड नहीं होता है। ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हीं को मिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, नगर निगम का मैं डिटेली पढ़ रहा था कि 8 ही नगर निगम का जिक्र किया हुआ है, जिसमें से 8 के 8 नगर जो निगम है उनके अध्यक्षों का वहाँ पर जिक्र है, उनके नंबर है वहाँ पर। लेकिन मैं वहाँ पर देख रहा था श्रीनगर का वहाँ पर कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर सरकार के पास 8वां नगर निगम होता ना, तो सरकार ने वहाँ पर एटलीस्ट वहाँ पे फिल तो कर लेना था कि पद खाली है, ये नहीं है, नंबर है, कुछ तो देते। लेकिन सरकार ने 8 नगर निगम साफ साफ बताया, इसमें 8 ही नगर निगम है। जितनी आपको किताबों में छपा है ना, वो घोषणा हुई थी, सिर्फ छपा है, बना नहीं है। तो क्वेश्चन जो आया था ना, उसका आंसर सरकार ने, मतलब आयोग ने 8 ही देना था। मैं आपको बता दूं, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, या अभी भी, क्योंकि अगर आपको रेड डालनी होती ना, अंततः क्या होता है, क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल मार्क डिलीट हो जाता, या तो यही होता। लेकिन जो उसका आंसर होगा ना, वो 8 ही होगा। आज भी आपको बता दूं, और आने वाले एग्जाम में भी आ जाए तो 8 ही उसका आंसर करके आइएगा। देखिए, अब मैं तो ऐसा बोल दिया करके आइएगा, रेड डालेंगे आप अपनी टाइप से। हम 9 भी करेंगे तब भी संतुष्ट नहीं रहेंगे, 8 भी करेंगे तब भी संतुष्ट। तो मेरी तरफ से ये है कि मैं इतनी फोर्सली भी आपको नहीं बोलूंगा कि यही करके आइएगा, लेकिन मैंने आपको ऑथेंटिक डेटा दिखा दिया। मर्जी आपकी है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये नहीं कल के दिन आप हमें बोल रहे हैं आगे कमेंट करके कि सर मेरे 8 नंबर से सिलेक्शन हो गया, आपने बोला था 8 ही मार के आना। हम ये बोल रहे हैं कि ऑथेंटिक डाटा आपको दिखा दिया। रेड डालने के लिए आपको क्या है, इसकी तस्वीर आपके साथ साझा कर दी जाएंगी कि नगर निगम पूछेगा तो 8 ही है। साथ ही साथ नगर पालिका परिषद कितनी है, 41 हो जाएंगी, नगर पंचायत 53 हो जाएंगी, और छावनी परिषद 9 हो जाएंगी, ठीक है। लोकसभा क्षेत्र 5 हो जाएंगे, राज्यसभा 6 सीटें 3 हो जाएंगी, और विधानसभा सीटें 70 हो जाएंगी। तो आप ये देख सकते हैं, सब यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। और यहाँ पर जनसंख्या आंकड़े हैं, यहाँ पर आपको बताया गया उत्तरकाशी में जो सबसे कम घनत्व 41, और साथ ही साथ यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। और इसके बाद आपकी जो साक्षरता है वो बताई गई है। सबसे ज्यादा साक्षरता आपको पता है देहरादून में 84.42, ठीक है। महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में क्या है, देहरादून टॉपर है। और महिलाओं में अगर पूछेगा सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, तो उत्तरकाशी की हो जाएगी 62.4%। साथ ही साथ सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता पूछेगा तो रुद्रप्रयाग की हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहाँ की हो जाएगी, रुद्रप्रयाग की 93.9% हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर डेटा में थोड़ा गड़बड़ है, हाँ सॉरी, हाँ 93.9% यहाँ पर रुद्रप्रयाग की हो जाएगी। सेकंड नंबर पर चमोली हो जाएगा, ठीक है, 93.4 यहाँ की हो जाएगी सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता में। और यहाँ पर देखिए लोकगीत यहाँ पर दिए गए हैं। तो छपेली, जिसको भी कंफ्यूजन था ना, छपेली लोकगीत है भाई, यहाँ सरकारी डेटा में लिखा गया है छपेली क्या है, लोकगीत है। तो जिसको भी रेट डालनी है संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो अब रेट का टाइम खत्म हो चुका है, में क्वेश्चन आया था छपेली क्या है, तो छपेली यहाँ पर लोकगीत है। सरकार की जो डेटा है उसमें मेंशन है लोकगीत एवं लोक नृत्य, तो दोनों में दिया है सरकार ने। तो क्वेश्चन डिलीट करवा देंगे भाई। इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप रेट डालना चाह रहे हैं, अगर अभी भी अवेलेबल है रेट, तो इस क्वेश्चन, इस फोटो को हम आपके साथ साझा कर देंगे। तो छपेली जो है प्रमुख लोकगीत एवं लोक नृत्य, तो झुमैल हो गया, थड़िया हो गया, चौफला, रासो, पांडव, पांडवानी हो गया, तांदी हो गया, भड़गीत हो गया, जागर, चांचरी, छपेली, न्योली, पांडव, झोड़े, छोलिया, ये सभी क्या है, लोकगीत और लोक नृत्य दोनों में दे रखा है छपेली। मौसम यहाँ पर दिए गए हैं, राज के पुष्प यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोला था, आप यहीं से आंसर क्या है देखकर कमेंट कर सकते हैं। खनिज दिया गया है, फसल दिए गए हैं। तो ये एक क्लास थी संपूर्ण उत्तराखंड के डेटा की क्लास, ठीक है। तो इस क्लास को मैंने आपको बता दिया है कि ये क्लास क्यों इंपॉर्टेंट थी। अभी तक अगर आप शुरू से अंत तक इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से इस क्लास को पहले तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपका इतना फर्ज बनता है, अगर आपने अंत तक क्लास देख दी है तो आपको लाइक यहाँ पर करके जाना चाहिए। सब्सक्राइब के लिए आपसे फिर नहीं बोला जाएगा, मर्जी है आपकी, करनी है करो, नहीं करना है मत करो। बाकी इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, इस समय क्या है, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट मात्र 149 रुपीज में आपको फॉरेस्ट गार्ड का अगर आपका एग्जाम है ना, तो एग्जाम के लिए आपको क्या कराया गया, हमने प्रैक्टिस सेट बनाया, जहां पर आपको 10 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलते हैं विद वीडियो सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा, वीडियो सोल्यूशन भी मिलने वाला है। यहाँ पर आप अगर वीडियो सोल्यूशन देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चनों का डाउट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इनकी आपको पीडीएफ भी मिलती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से एक प्रमोशन वीडियो डाली है छोटी सी, आप देख सकते हैं अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट बाय करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या दिक्कत होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर आपको बता देता हूँ, आप क्या है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो मैं लिंक में डाल दूंगा वो नंबर, ठीक है। तो आप लोग उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उससे क्या है, हम लोग को आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपसे वन ऑन वन बात करने के लिए, आपकी कोई भी डाउट्स होती हैं, यहाँ पर आपको कोई भी कुछ चीज़ चाहिए। बाकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही रही है। साथ ही साथ आपको ये सब जो है बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन पर कोर्स बिल्कुल 149 रुपीज़ में परचेज कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है, 10 प्रैक्टिस सेटअप मैंने बता दिया, वीडियो सोल्यूशन प्लस पीडीएफ और 6 सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव मतलब जो आपके 10 तो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे, जैसा आयोग का पैटर्न पर है, जैसी उसी हिसाब से इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं, चाहे वो रीजनिंग के हों, हिंदी के हों, जीएस, कंप्यूटर। तो कोशिश की गई है आयोग के पैटर्न के हिसाब से पेपर बनाने की कोशिश। आप जरूर इस चीज को खरीद सकते हैं, 149 रुपीज में है। यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन पीडीएफ है। 6 सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि एक तो आपके देखिए जितने आपके सब्जेक्ट है, मान लीजिए उत्तराखंड है ना, तो उत्तराखंड की संपूर्ण परीक्षावाणी, अजय रावत, जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से 100 नंबर का उत्तराखंड का पेपर बनाया गया है। एक दूसरा जीएस का पेपर है 130 रुपीज का, वो तो बिल्कुल फ्री, आप उसे फ्री में देख सकते हैं एप्लीकेशन पर, सबके लिए फ्री है वो टेस्ट। तो वहाँ पर क्या आप जीएस का टेस्ट दे पाएंगे, जिसके चार्ज निःशुल्क है। उसमें 130 जीएस, 160 से ज्यादा जीएस के क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी को कवर किया गया है विविध के साथ। उसमें एक अच्छा जीएस का पेपर है 150 प्लस नंबर का। साथ ही साथ एक सब्जेक्टिव टेस्ट आपको मिलता है कंप्यूटर और रीजनिंग का 100 नंबर का, एक आपको मिलता है संपूर्ण हिंदी का, एक मिलता है आपको करंट अफेयर का। और करंट अफेयर वैसे भी हम लोग फ्री कराते हैं संडे को, आप चाहें तो वहाँ पर अपीयर कर सकते हैं। तो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी होने वाली क्लास को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब आप पे ऊपर छोड़ देता हूँ जो आपको करना होगा।